हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम HPTET JBT DLED के जून 2020 के पेपर में आए हुए हिंदी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये हिंदी की सीरीज़ रहेगी जिसमें हम 2020 से लेकर के जून 2024 तक जितने भी JBT के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के ही हिंदी पार्ट को डिस्कस करेंगे। और जैसे ये ख़त्म होंगे डाल के, वैसे ही डेली की टॉपिक वाइज क्लासेस भी आपको यहाँ पे आपके लिए लगाई जाएंगी। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। स्टार्ट करते हैं। वह लड़का गरीब है, इस वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण के मेनली 4 पार्ट्स रहते हैं। तो विशेषण के प्रकार में आता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी के गुण, दोष, दशावस्था आदि के बारे में बताया जाता है, वह गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण जिसमें किसी संख्या की बात की गई हो, जैसे शीला के पास 3 पुस्तकें हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर 3 आ गई तो 3 क्या हुई? संख्या। तो ये कैसा हो गया? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट बात करते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे गौरव 2 लीटर दूध पीता है, तो 2 लीटर क्या आ गया यहाँ पे? परिमाण, मतलब जिसे कि नापा तोला जा सके। आप ऐसे याद रख सकते हो, जहाँ पे कि नाप तोल की बात की जाए तो वो कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। पहले तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हो कि अगर गुणवाचक भी नहीं है, किसी गुण की बात नहीं है, किसी संख्या की बात नहीं है, कोई नाप तोल की बात नहीं है, तो उसके बाद जो बचता है वो सार्वनामिक विशेषण ही होता है। या फिर सार्वनामिक विशेषण जो है वो इसको ही निर्देशवाचक या संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि इस वाले विशेषण में किसी की तरफ जो है वो संकेत किया जाता है। संकेत से ही हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे वह लड़का गरीब है, या फिर यह गाय मीठा दूध देती है। तो या तो ऐसे पहचान लो कि इन तीनों में से अगर कोई नहीं है तो फोर्थ यही बचता है, या फिर संकेत से पहचान लो कि कोई संकेत दिया गया है, जैसे वह लड़का, यह गाय, तो ऐसे भी इसका पता चल जाता है। बाकी जब टॉपिक वाइज आपको करवाया जाएगा तो हर एक चीज़ आपको अच्छे से वहाँ पे बताई जाएगी। गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, गर्मी। 63 काला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक है, तो कालापन और कालीमा दोनों ही इसके लिए सही रहेंगे। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब अपनाया था? करेक्ट आंसर रहेगा 14 सितंबर 1949 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो लोहा, ना तो ये किसी समुदाय की बात है, तो ये समुदायवाचक में नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जातिवाचक में। तो आपको पता है कि जातिवाचक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल रहेगा कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो नारी मतलब पूरी नारी जाति आ गई, ठीक है। जितनी भी नारियाँ इस सृष्टि में पाई जाएंगी वो सारी उसी के बीच में आ जाएंगी। या फिर वहाँ देवता वास करते हैं। तो देवता, जैसे अलग अलग देवता जिन्हें हम मानते हैं, विष्णु भगवान हो गए, शिव जी भगवान हो गए, तो सारे उसके लिए हमने सिर्फ एक ही वर्ड लिया है, वो है देवता, ठीक है। तो ऐसा भी इसमें नहीं है। बाकी व्यक्तिवाचक तो आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया हुआ, किसी व्यक्ति का नाम होता है यहाँ पे, या फिर किसी प्राणी का एग्जैक्ट नाम होता, किसी स्थान का नाम होता। तो वैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सीधा हम चलते हैं अब द्रव्यवाचक संज्ञा पे। करेक्ट आंसर रहेगा ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब मैं आपको बताती हूँ कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। ध्यान से सुनना। जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु, अधातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लोहा। तो लोहा क्या है? धातु, ठीक है। तो धातु मैंने अभी बोला, धातु आ जाए, अधातु आ जाए, ठोस आ जाए, द्रव आ जाए, गैस आए, तो ये जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है। या तो ठोस आएगा, द्रव आएगा, या कोई गैस आएगी, या फिर धातु या धातु आएगी। अगर इनमें से कोई भी आपको मिले तो आपने एकदम से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी है द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है तटस्थ का विलोम है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, पक्षपाती। नेक्स्ट है 67 ओजस्वी का विलोमार्थी क्या है? ये होता है निस्तेज।
68 चिर शब्द का अर्थ लिखें। ये चिर मतलब देर। 69 स्रोत स्मृति किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे हैं वैसे ही आपको याद करने पड़ेंगे। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चा की भाववाचक संज्ञा होती है बचपन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रार्थना का विशेषण है। ऑप्शन बी प्रार्थी। नेक्स्ट है 72 गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो एक तो नाम आए हैं, यहाँ से ही पता चल रहा है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, बाकी अब मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई विशेष, जैसे अब बात करते हैं गंगा, सुरेश, गीता, तो ये क्या है? किसी के नाम हैं। ठीक है, और दूसरा आगरा दिया गया है, तो आगरा आपको पता है कि आगरा शहर हो गया। तो मैंने पहले ही बोला कि कोई विशेष व्यक्ति हो या फिर स्थान हो या कोई प्राणी हो या कोई वस्तु हो। तो आगरा क्या हो गया? शहर, मतलब ये विशेष स्थान हुआ ना, तो फिर ये भी किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में ही। बाकी जब टॉपिक आपको करवाया जाएगा, अगर किसी को नहीं आइडिया होगा कि कैसे पहचानते हैं संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कोई बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में कोई भी खास चीज़ें जो है वो सारी ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाती हैं। यहाँ तो सीधे किसी के नाम थे, वहाँ से ही आइडिया लग रहा था कि ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? करेक्ट आंसर रहेगा बी ब्रज। 74 पंच परमेश्वर, पुस की रात, कफन, ईदगाह कहानियों के रचिता हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। 75 जिसे बुलाया गया ना हो। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है, हिंदी में मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो उन्हें कहा जाता है अनाहूत। बंधु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए चौपाई। भूतकाल के भेद हैं। करेक्ट आंसर रहेगा सी 6। कौन कौन से है? एक हो गया सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, स्निग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। हो सकता है कहीं भी पूछ ले जाए, नाम भी मैंने आपको बता दिए। 78 रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन सही रहेगा सी 3। नेक्स्ट है खल का विलोम है। ऑप्शन ए सज्जन। सज्जन इसके लिए सही आंसर रहेगा। 80 संधि किसे कहते हैं? सही विकल्प चुनें। तो संधि जो है वो शब्दों के मेल को नहीं कहते हैं, लिपियों के मेल को भी नहीं कहते और भाषा के मेल को भी नहीं कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जब हम वर्णों को आपस में मिलाते हैं तब जो है हमारे पास संधि का निर्माण जो है वो होता है। नेक्स्ट है कान कतरना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक चालाक होना, चुगली करना, लड़ना, साथ छोड़ देना। तो ऑप्शन से ही पता लग रहा है, ऑप्शन जो है वो ए होगा, बहुत अधिक चालाक होना। नेक्स्ट है 82 जंगल में मोर नाचा किसने देखा लोकोक्ति का अर्थ है? सही आंसर रहेगा इसके लिए अनुपयुक्त स्थान पर गुण दिखाना। तो ये वाला क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत बार पूछा जाता है। कोई ऐसा स्थान जहाँ पे आपके टैलेंट की कदर ही ना हो और वहाँ पे आप दिखाने लग जाओ, जिन लोगों को उसके बारे में समझ ही कुछ ना हो, तो उसे बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो सही आंसर इसके लिए रहेगा वो रहेगा द्विगु। ऑप्शन ए।
द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसका जो है वो पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आइडिया लग जाना था कि तीन की बात की गई है, तो ये क्या हुआ, संख्यावाचक। और अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो है वो पहला पद संख्यावाचक होता है। तो त्रिभुज फिर कौन सा समास होगा, वो होगा द्विगु समास। बाकी जब आपको अच्छे से करवाए जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा जिनको समास नहीं आते होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का हर टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होता है। किसी के कुछ टॉपिक अच्छे होते हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है तो किसी का कोई, वैसे ही किसी का कोई टॉपिक अच्छा होता है तो किसी का कोई किसी की समझ में नहीं आता है। पर जब आप करने लगोगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। 84 निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो है कनिष्ठ, ऑप्शन सी। चौरक ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सी, तालव्य। श्री गणेश का विलोम नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अतिशय। देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, मराठी। कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। हा शब्द का विलोम लिखें, तो इसका विलोम होता है रोदन। निकम्मा शब्द में उपसर्ग है, तो नी प्लस कम्मा, तो इसमें होगा निकम्मा। तो नी इसमें जो है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के शुरू में होता है और प्रत्यय जो है वो लास्ट में लगता है। तो उपसर्ग शुरू वाला होता है और प्रत्यय जो है वो लास्ट में जुड़ते हैं। तो इतना आपने याद रखना है। उपसर्ग पूछा गया है तो शुरू वाले की बात की हुई है, तो इसमें उपसर्ग जो रहेगा वो रहेगा नी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।